Hello everyone, this is Gary from Fantastic Fundas and we are doing lecture 15 administrative changes. This is part 1 administrative changes का ये पहला पार्ट है. देखिए इससे पहले हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कर लिया है और 1857 तक की ज़्यादातर पॉलिटिकल हिस्ट्री हम कवर कर चुके हैं. So then the question arises that why are we doing this over this part here now? Because देखिए इसके अंदर मैं सारी चीज़ों को आपको एक बड़ी इमेज साथ में दिखाना चाहता हूँ whenever I teach you कि ओवरऑल क्या हो रहा है कहीं पर भी. ठीक है जी. तो उसके लिए पहले हम 1857 तक आ गए. अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या हो रहा था. देखा जाए तो इससे पहले जो कुछ चीज़ें हो रही थी, जैसे कोई लॉज आई, 1813 का एक्ट आया, 33 का, मीन 1773 का, और फिर 1784 में पेट्स आ गया या 90. तो उसके बाद 1813 एक्ट, 1793 का एक्ट जो था. तो ऐसे जितने भी ये एक्ट्स वगैरह थे, ऑल दीज एक्ट्स आर पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस. लेकिन हम थोड़ा सा उससे बाद में चलेंगे. हम देखेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन है ओवरऑल वो कैसे वर्क कर रहा था. ठीक है जी. सो बिफोर वी मूव एट, जस्ट अ रिमाइंडर टू ऑल, आई होप आपने से पीछे वाले सारे लेक्चर देख लिए हैं. जल्दी मत मचाना समझने की. डोंट बी इन हरी, right? Or listen to all the lectures carefully, then only proceed ahead, right? That is my request to you all. So we'll move ahead. So एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें इंडिया में कैसे हो रही थी, देखिए बाय 1784 ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एडमिनिस्टर्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. वी ऑल नो दिस. नाउ in beginning administration of company's possession was in Indian hands and company so just did supervision. क्या हो रहा था, कंपनी का जो सुपरविजन था वो इंडियंस कर रहे थे. एंड कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सॉरी नॉट सुपरविजन, कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो कौन कर रहा था, हम इंडियंस. और कंपनी का जो सुपरविजन था वो कौन कर रहा था, वो कंपनी खुद ही करी, सिर्फ सुपरविजन का जो काम था. फिर धीरे धीरे कंपनी को लगा, कंपनी रियलाइज्ड दैट इट्स इंटरेस्ट वर नॉट बीइंग प्रॉपरली सर्व्ड. So what happened, they started controlling some part of administration because it's not possible to control whole of the administration. Now Warren Hastings and Cornwallis, they brought changes in administration at the top, and foundation of new system was based on the English pattern. So we don't know these people. 1773 this 72-73 Warren Hastings है, और फिर we know about Cornwallis also. So right कि कैसे कैसे चेंजेस लाए. और वी नो अबाउट रेगुलेटिंग एक्ट 73, द पेट्स इंडिया एक्ट 84. तो इन्होंने उन चीज़ों से इसको रेगुलेट किया था कंपनी को. ठीक है जी. लेकिन जो कंपनी को रेगुलेशन किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन किया गया, रादर हाउ वाज इट एडमिनिस्ट्रेड, you need to understand why there was a need to administer, in which I will tell you how they did that, right? The Britishers were foreigners to India, right? We know this. Britishers बाहर से आए थे. Now they could not hope to win affections of India. हमारा प्यार मोहब्बत नहीं वो जीत सकते थे इंडियंस का. They could not win our love and affection जो ब्रिटिशर्स कर सकते थे, मुगल्स जैसे कर पाए, वो ब्रिटिशर्स नहीं कर सकते थे. Why? Because they are foreignness in nature. ठीक है जी. कलर, कल्चर, लैंग्वेज, हर चीज़ हमारे लिए बहुत ही ऑड थी. ठीक है. फूड हैबिट्स, एवरीथिंग वॉज वेरी डिफरेंट. देन सो रिलायंस ऑन सुपीरियर फोर्स वॉज देयर देन पब्लिक सपोर्ट. ठीक है जी. यानी कि एक बड़ी फोर्स क्रिएट की जाए रादर देन पब्लिक सपोर्ट अपने रूल के लिए. तो फिर उन्होंने इसके लिए क्या किया, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, वॉज डन बेसिकली ऑन 3 पिलर्स, एंड दोज 3 पिलर्स सिविल सर्विसेज, आर्मी एंड पुलिस. अब मैं इस लेक्चर के अंदर आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज 3. दिस लेक्चर प्राइमरीली फोकसेस द टाइम बिफोर 1857, राइट? Part of it you have already done. For example, judiciary you have already done. That is also part of administration. I will be tackling that once again, so that just to remind you. लेकिन I'll be very fast and very concise about it. डिटेल में हम we have already done the judicial part. कॉर्नवालिस के साथ हमने जब कॉर्नवालिस कोर्ट किया था तब कर रखा है इसे. Then we'll talk about law and order over here. कि होता क्या, तब ये तीनों आ जाते थे. जब 3 पिलर आ गए, इन्होंने क्या किया कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में हमारी हेल्प की. एंड व्हाट हैपेंड विद दैट, ब्रिटिश मर्चेंट्स इंडिया में अपने जब लॉ एंड ऑर्डर हो गया, व्हाट डू यू डू, बिजनेस इजीली हो जाएगा. दे कुड सेल देयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया, एंड फाइनली परपेचुएशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. सो हियर वी हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस दैट व्हाई देयर वाज नीड, दिस इज व्हाई, राइट? व्हाई, and this is why, right? And this is how, right?
this part is how they administered, and this is so what? So what? If they were able to administer, then what happened? Why this method of administration? तो ये सारी बातें हो गई. अब सिविल सर्विसेज के अंदर बात करेंगे. देखो, ट्रेड इन ईस्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कैरिड थ्रू द सर्वेंट्स हु वर पेड लो वेजेस एंड वर अलाउड टू कैरी प्राइवेट ट्रेड. जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उनके जो सर्वेंट्स थे, दे वर अलाउड टू डू देयर ओन ट्रेड, बट ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी पेड देम वेरी लो वेजेस. नाउ व्हाट हैपेंड विद दैट? The company became territorial power, and same servants, they were given administrative functions also, right? Now servants became very corrupt and oppressed weaver, artisan, merchant, जमींदार सबको oppress करने लगे. क्यों भाई? पैसे चाहिए ना, by extorting bribes and gifts from नवाब्स and राजास. ठीक है जी. What happened after that? क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव याद है जी आपको, जो गवर्नर था, एंड वॉरेन हेस्टिंग, they made partially successful attempts to put an end to the corruption, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं. So Cornwallis जो होता है, Cornwallis 1786 में he brought the changes. क्या करता है, कैसी चेंजेस लाता है? एक तो सैलरी बढ़ा देता है. ठीक है जी. यहाँ पे रेज्ड बाय डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है जी. सैलरी ऑफ कलेक्टर्स जो है वो बढ़ जाती है. वो अब 1500 रुपीज पर मंथ कर देते हैं, प्लस 1% कमीशन जो होती है वो दी जाती है ऑन रेवेन्यू कलेक्टेड बाय देम. अब सोच के देखिए, 1500 रुपीज सैलरी इन 1786. आजकल का तो ये लाख करोड़ों में चला गया, एंड प्लस 1% कमीशन भी इतना रेवेन्यू इकट्ठा करके देंगे, तभी करप्शन कम हो जाएगी. So company civil servant became the highest paid civil servant in the world, and obviously they did very well, and promotion in civil services by seniority and no other means. Wellesley, इस टाइम फिर वेल्सले ने भी कुछ चेंजेस किया. कैसे? ही एस्टैब्लिश फोर्ट विलियम्स एट कैलकाटा. इसकी बात भी हम कर चुके हैं. फॉर एजुकेशन ऑफ यंग रिक्रूट्स, जैसे आजकल मसूरी में ट्रेनिंग होती है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में. तो बट दिस वाज डिसअप्रूव्ड बाय डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी उस टाइम पे, एंड इन 1806 इट वाज रिप्लेस्ड बाय देयर ओन ईस्ट इंडियन कॉलेज एट हेलीबरी इन इंग्लैंड. इसकी पिक्चर भी मैंने आपको दिखाई थी, आई रिमेंबर, इन वन ऑफ द अर्लियर लेक्चर्स व्हेन वी वर डूइंग वेल्सले. नाउ finally till 1853 appointment to civil service was made by the directors of the company. ठीक है जी. एंड दे प्लेकेटेड. अब होता क्या था, अगर आपको ये पेपर के अंदर जाना है तो ऐसे नहीं अपॉइंटमेंट हो जाती थी. ये नहीं कि आप उठा के पेपर दे सकते थे. नॉट एनीवन कुड कम एंड गिव द राइट द एग्जाम as it is happening nowadays for UPSC prelim examination. At that time 1853 appointment to civil services made by director of the company would recommend the person, and they placated board of control. जो डायरेक्टर, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, इस तरफ ये क्या हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया. जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको उनको खुश रखते थे बाय टेकिंग देम, बाय उनको कहते थे अच्छा चलो आप बता दो कौन सी नॉमिनेशन हम कर दें इसके अंदर, बाय आस्किंग देम व्हाटएवर नॉमिनेशंस दे वांटेड. बाय 1853 चार्टर एक्ट, all recruits to civil services were to be selected through competitive examination. Now board of control came into being by Pets India Act, आपको पता है, in 1784 to supervise EIC. आपको ये रिमाइंड करा दूं बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या होता है, एंड टू प्रिवेंट कंपनी शेयर होल्डर्स फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द गवर्नेंस इन इंडिया. ठीक है जी. इसलिए ये इस टाइम पर आया था, तो सुपरवाइज करने के लिए आया था. अब पॉलिसी क्या थी सिविल सर्विसेज की इंडिया में? तो एट द टाइम ऑफ कॉर्नवालिस देखें, पॉलिसी वॉज वेरी रिजिड and to the complete exclusion of Indians. Indians were not allowed in civil services at that time, and it was laid down officially that all the higher posts जहां पर भी सैलरी 500 pounds a year से ज्यादा होगी, that will be given only to Englishmen. सिर्फ अंग्रेजों को ही वो नौकरियां मिल पाएंगी जहां पर तनख्वाह एक महीने की 500 पाउंड प्रति पर वर्ष से ज्यादा होगी. Now this policy was also applied to other branches of government, चाहे आर्मी, पुलिस, जुडिशरी, सब जगह भाई हायर पोस्ट जो होंगी वो सिर्फ उन्हीं 500 पाउंड वाली बात नहीं मैं कर रहा, जनरली बात कर रहा हूँ, जितनी हायर पोस्ट होंगी वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन की जो होंगी सिर्फ इंग्लिश को जाएंगी. फिर लेकिन इसी पॉलिसी आई क्यों? कि उसके कोई कारण हो सकते हैं. आप सोच सकते हैं कि देखो ऑब्वियस कारण क्या हो सकते हैं कि इंग्लिश ही रहे, यहाँ पर आए, डोमिनेंस रहे, इंडियंस पर विश्वास नहीं, लॉयल्टी नहीं, यही होगा और क्या होगा. तो वो उनका पहला कारण था कि भाई जो नौकर आए या अफसर शाह आए, जो नौकर शाह आए वो अंग्रेज ही हो. एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन ब्रिटिश आइडियाज, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस, पॉसिबल ओनली बाय इंग्लिश पर्सन. इंडियंस को कैसे पता होगा उनका कल्चर, उनका करेक्टर, उनका एजुकेशन अपब्रिंगिंग, उनके इंस्टीट्यूशन से हम इंडियंस वी बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर. आप चाहे इंडिया के किसी पार्ट से में, कुछ चीजें तो इंडियंस में अब कॉमन आनी शुरू हो गई हैं, वी कैन ऑब्जर्व दैट इजिली.
Now Britishers didn't trust ability and integrity of Indians. ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन चार्ल्स ग्रांट जो था उस टाइम पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो चेयरमैन था, उसने क्या कहा था, इंडिया कंडेम्ड इंडियंस एंड संक इन मिजरी बाय देयर वाइसेस। इंडियंस के बारे में उस टाइम पे उसने क्या कहा कि इंडियंस आर संक इन मिजरी बाय देयर वाइसेस, हमारे में इतनी गलतियां कमियां हैं कि हम उसी के दुख में डूबे उस वजह से। कॉर्नवालिस ने तो ये कह दिया कि एवरी नेटिव ऑफ हिंदुस्तान इज करप्ट। ये तो भाई सीधी सी ये कोई बात थोड़ी ना हुई। बट ही नेवर थॉट ऑफ, कह रहे चलो हम मान लेते कॉर्नवालिस की बात, कॉर्नवालिस ने सैलरी तो बढ़ा दी 1500 रुपीज़ के जो कर दी इसने सैलरी, लेकिन आप एक मुझे चीज़ बताइए, इसने इंडियंस की सैलरी क्यों नहीं बढ़ाने का सोचा फिर इतनी सारी? हाँ, दैट इज वन पॉइंट। फिर उसके बाद अगली बात आ जाती है कि इन्फ्लुएंशियल क्लास ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी वाज कीन टू प्रिजर्व द मोनोपोली और लुक्रेटिव अपॉइंटमेंट, अपने बच्चों के लिए प्रिजर्व करना चाह रहे थे। जो सर्वेंट्स थे, दे सेड ओके लेट्स सेव रिजर्व द जॉब्स फॉर आवर ओन चिल्ड्रन एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इफ ओनली ब्रिटिशर्स गेट इनटू द सर्विसेज। इफ इंडियंस गेट इनटू द सर्विसेज देन आवर ओन चिल्ड्रन कैन नॉट गेट इनटू द सर्विसेज। तो फिर उसके बाद क्या होता है, slowly services develop into one of the most efficient and powerful services in the world। भारत का जो ये ब्यूरोक्रेसी है सारी, सिविल सर्वेंट है, बहुत ही एफिशिएंट थे, पावरफुल सर्विसेज बन गई दुनिया की। और इनके अंदर कैसी कैसी क्वालिटीज आई, देखो जी, आज भी हम उम्मीद करते हैं कि सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए ट्रेडिशंस ऑफ इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी एंड हार्ड वर्क। ठीक है जी, डेवलप थ्रू दीज क्वालिटीज वर टू सर्व ब्रिटिश इंटरेस्ट। ऑब्वियसली ये क्वालिटीज ब्रिटिश के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, ना कि इंडियंस के लिए। ठीक है जी, इंटीग्रिटी, हार्ड वर्क। अब देखो एक एक वर्ड, मैं प्रोबेबली आई विल ट्राई टू टीच एथिक्स ऑल्सो वन डे, दैट ऑफ कोर्स विल बी आफ्टर प्रीलिम एग्जाम ओनली, जिसके अंदर आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट कैसे इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, ऑनेस्टी का मतलब, एक एक वर्ड को हम बैठ के समझेंगे ताकि हम वर्ड्स को अच्छे से यूज कर पाए। ठीक है जी। इंडियन सिविल सर्विस वॉज कॉल्ड द स्टील फ्रेम विच रियर्ड एंड सस्टेन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हम आगे जाके पढ़ेंगे 1947 के अंदर व्हेन वी गॉट फ्रीडम, वन ऑफ द रीजंस यही होता है कि इंडिया का जो ये ब्रिटिशर्स का जो ये स्टील फ्रेम होता है ये बहुत कमजोर हो गया होता है और हम ताकतवर हो गए होते हैं, इसलिए हम आज़ादी मिलती है। बहुत सारे कारण हैं आज़ादी मिलने के, उनमें से ये एक है। Slowly, this service became the chief opponent of all that was progressive and advanced in Indian life, and this was the main target of Indian national movement। बहुत परेशान किया जी पिछले 200 साल 150 सालों में इस सर्विस वालों ने। आज भी काफ़ी लोग परेशान हैं इन सर्विसेज से, खैर हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं सिविल सर्विस में, बहुत ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैं पर्सनली कईयों को जानता हूँ, दे हैव डन अमेजिंग वर्क। ठीक है जी। फिर उसके बाद बात करें, एनी पर्सन वेदर चाहे इंडियन था चाहे वो यूरोपियन था, उसको ये सिविल सर्विस एक्ट आ गया, 1861 में आ गए, तो क्या हुआ, उसको आप अपॉइंट कर सकते थे टू एनी ऑफ द ऑफिस स्पेसिफाइड अंडर द एक्ट। ठीक है, लेकिन कम से कम वो 7 साल से इंडिया में रह रहा होना चाहिए, ये रूल आया। फिर कुछ जो एग्जाम्स थे, जहां पर आपकी पोस्टिंग होनी, जहां पर एम्प्लॉय किया जाना है, वहां के आपको वर्नाकुलर लैंग्वेज में आपको एग्जाम पास करना पड़ता था। फिर डिपार्टमेंटल टेस्ट भी होते थे, कुछ और क्वालिफिकेशन भी होने लगी धीरे धीरे। फिर ऑल अपॉइंटमेंट्स वर टू बी रिपोर्टेड टू द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, एंड अगर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट 12 महीने में 1 साल में अप्रूवल नहीं देता था तो ऐसी अपॉइंटमेंट को वो वॉइड माना जाता था। वॉइड का मतलब होता है, अंग्रेजी का शब्द है वॉइड, वॉइड का मतलब होता है हिंदी में, वॉइड मीन्स खाली, खाली, खोखला, है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ऐसे। ठीक है जी, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। Didn't meet expectation of Indian, further changes were brought later on। ठीक है जी, सिविल सर्विस एक्ट से भी इंडियंस खुश नहीं हुए, और फर्दर चेंजेस क्या होती हैं इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। आपको एक क्विक रिमाइंडर जरूर तब भी मैं दे दूंगा इससे पहले अभी तक का कि क्या हो रहा था थ्रू दी स्लाइड्स। फिर सिविल सर्विसेज के बारे में थोड़ी बहुत छुटपुट कुछ फैक्चुअल बातें हैं। इंडियंस का बहुत कम कंट्रोल था, आईसीएस का जो एग्जाम होता था वो सिर्फ लंदन में जाकर हो रहा था। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उनका जो भाई था सत्येंद्रनाथ टैगोर, ये आप इनकी फोटो देख सकते हैं, ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू इंडियन सिविल सर्विस। आप यू कैन नॉट इमेजिन हाउ टफ द एग्जाम वाज। सी इमेजिन, सी यू कैन राइट एग्जाम ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, and what was being asked in paper? Classical Greek and Latin learning was asked in paper. How many of you can study it today, and how many of us write in paper in English? Around 50-60% probably write in English, rest of us are writing in vernacular languages. What about them? And whosoever you are writing in English, how many of you understand classical Greek or Latin learning? This is shocking. What next comes? Maximum age for entry in services were reduced to from 23 in 1859 to 19 in 1878.
कैन यू इमेजिन 19 साल से ऊपर का बच्चा पेपर ही नहीं दे सकता ये। नाउ इट्स सेम ईयर फॉर ट्रांसफर ऑफ मोर सब्जेक्ट टू लोकल बॉडीज। 78 के अंदर हमने लोकल बॉडीज की पार बढ़ा दी थी, वो ज्यादा सब्जेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते थे। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऐसी कितनी बातें हैं। फॉर एग्जांपल सड़कें बनाना एक बात है, सैनिटरी कंडीशन का ध्यान रखना एक बात है अपने एरिया में, ऐसी स्कूल बनाना एक बात है, एजुकेशन एक चीज है, ऐसे ऐसे कर दीज सब्जेक्ट्स, राइट। एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट, माइनिंग इज अ सब्जेक्ट, ट्राइबल अफेयर्स इज अ सब्जेक्ट। तो लोकल बॉडी जो पंचायत लेवल या कॉर्पोरेशन लेवल पर जो होती थी, उनको जो दिया गया सब्जेक्ट्स बढ़ा दिए गए। 1878 में होता, लिटन के टाइम पर ही हुआ था। हम इसके बारे में बात आगे चलकर भी करेंगे थोड़ा ज्यादा डिटेल में। विल टॉक अबाउट दिस ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पंचायती राज सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया एंड ऑल द लोकल बॉडी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है जी। खैर, दिस इज व्हाट हैपेंड इन द सेम ईयर 78 के अंदर 19 साल कर दी गई पेपर देने की मैक्सिमम एज। ठीक है जी, दिस इज मैक्सिमम, गलती मत खा जाइएगा यहाँ पे। फिर पब्लिक सर्विसेज के इस टाइम पर कुछ कैसी और थी, जैसे पुलिस या पब्लिक वर्क या मेडिसिन पोस्ट, टेलीग्राफ, फॉरेस्ट इंजीनियरिंग, कस्टम, लेट, रेलवे। हाँ जी, मेंस के पेपर में आपको ऐसे ही लिखना होता है, भर भर के आपको बातें लिखनी है, ये वर्ड ज्यादा से ज्यादा भरने होते हैं। तो पुलिस, पब्लिक वर्क, मेडिसिन पोस्ट, टेलीग्राफ, फॉरेस्ट इंजीनियरिंग, कस्टम, लेटर, रेलवेज, सुपीरियर एंड हाईली जो हायर बड़ी बड़ी पोस्ट थी वो ब्रिटिश सिटीजन के लिए रिजर्व होती थी। ओवरऑल सीन चल रहा है। अंडर इंडियन प्रेशर द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वर ग्रेजुअली इंडियनाइज तो हुई 1918 तक, लेकिन जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और जो कंट्रोल था वो भी ब्रिटिशर्स के हाथ में था। इंडियंस वर नॉट वेरी वेल सर्व्ड एंड इंडियंस वर नॉट हैप्पी। और फिर पीपल, लोगों को लगा जो इंडियनाइजेशन सर्व हो रही है हमारा तो कोई पॉलिटिकल पर्पज ही नहीं सर्व हो रहा। इंडियंस जो थे सर्विसेज के अंदर थे वो एजेंट ऑफ ब्रिटिश रूल बन के सर्व करते, वो लॉयल थे ब्रिटिशर्स को उस टाइम पे। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी इस सर्विसेज के अंदर, अच्छे से इंडियनाइजेशन नहीं हुई थी। फिर अब आती है आर्मी, दूसरा पिलर आ गया, सिविल सर्विसेज खत्म हो गया। मैंने आपको कहा था 3 पिलर हैं, दूसरा पिलर आता है। देखिए इंडिया में आर्मी की क्यों आई, क्या जरूरत थी आर्मी की। एक तो इंडियन जो रूलर्स थे यहाँ पर उनको हराया गया। ठीक है जी, चाहे आप कोई उठा, चाहे वो जफर था, चाहे रंगीला, चाहे वो फारूक सियर, चाहे कोई भी था, सबको जब हराया गया उस आर्मी की जरूरत पड़ी, नंबर 1। फिर फॉरेन राइवल से ब्रिटिशर्स को डिफेंड करना था। कौन थे ये? पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच एटसेट्रा, ऑल दीज पीपल वर देयर, राइट। मैंने इनके अंदर, हैव यू सीन दिस लेक्चर कि जिसके अंदर फॉरेन पावर्स इंडिया के अंदर क्या करती हैं, कैसे करती हैं। इट्स अ ब्रिलियंट लेक्चर। बहुत ज्यादा लोगों ने ये लेक्चर अभी तक नहीं देखा है एज आई वांटेड इट टू बी, लेकिन दिस इज अमेजिंग लेक्चर, आपको समझ आएगा ये। और इसके अंदर पेपर के अंदर क्वेश्चन आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है इस बार। एंड सेफगार्ड द ब्रिटिश सुपरमेसी फ्रॉम द एवर प्रेजेंट थ्रेट ऑफ इंटरनल रिवोल्ट। इंटरनल रिवोल्ट कभी भी हो सकता था। एक तो पहले जो बैठे हैं उनको हराया जाए, ठीक है जी, फर्स्ट। दूसरी बात, बाहर से बचाया जाए। तीसरी बात, हाँ अंदर ही कुछ ना, देखिए ठीक है, पहले आई जस्ट राइट इट है, पहले से जो बैठे हैं, ठीक है जी। दूसरा, बाहर, जो कि बाहर से आ रहे हैं। तीसरा, अंदर, जो कि हमारे देश के अंदर ही बैठे हैं, वो कहीं इंटरनल रिपोर्ट लें करते हैं। चौथा, फॉरेन जहां पे ब्रिटिश रूल है, यानी कि बाहर इंडियन ब्रिटिश रूल का एक तो इंडिया पर है, एक जो फॉरेन रूल है, फॉरेन उसके ऊपर कंट्रोल किया, एशिया में, अफ्रीका में। तो इन पर्पसेस के लिए आर्मी की हमें जरूरत थी। आर्मी की कॉम्पोजिशन देखें कैसी थी, आर्मी का कंट्रोल कौन कर रहा था इंडिया में। तो बल्क ऑफ इंडियंस जो थे वो सोल्जर्स थे। 85% 1857 के अंदर ब्रिटिश आर्मी में सोल्जर्स थे वो इंडियंस थे। ब्रिटिशर्स क्यों नहीं थे? एक तो ब्रिटिशर्स की अपनी पॉपुलेशन कम है, वो सोल्जर कहां से लाएंगे। दूसरा, ब्रिटिश की सैलरी भी तुमको ज्यादा देनी पड़ती थी, महंगाई इतनी थी उनके लिए, तो इसलिए उन्होंने उनको नहीं रखा, इंडियन सोल्जर को रखते थे। सस्ता सुंदर टिकाऊ सोल्जर उन्हें इंडियन सोल्जर की शेप में मिल जाता था, यहाँ पे ये हो रहा था। और ऑफिसर्स एक्सक्लूसिवली लेकिन ब्रिटिशर होते थे, वहां पर उनको पैसे देने को तैयार हो जाते थे क्योंकि कंट्रोल चाहिए था। ज्यादातर सोल्जर्स इंडियन स्टेट्स के अंदर यूपी, प्रेजेंट डे यूपी और बिहार, ना ही मैं उस टाइम की बात नहीं कर रही, प्रेजेंट डे यूपी और बिहार से आ रहे हैं, राइट, प्रेजेंट डे उस टाइम पर जो आ रहे थे, ठीक है जी। फिर ओनली 3 इंडियंस पूरी आर्मी के अंदर ऐसे थे हु रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 300 रुपीज अ मंथ, एंड द हाईएस्ट ऑफिसर जो इंडियन आर्मी का होता था वो होता था सूबेदार। अब एक क्वेश्चन उठता है कि हाउ कम सच अ स्मॉल नंबर ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स वर एबल टू कंट्रोल सच अ ह्यूज आर्मी। वो थोड़े से, हम 85% वो हम पर कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया? इसके बहुत सारे कारण थे। एक तो कारण ये था कि एब्सेंस ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, ठीक है जी। एक तो जो सोल्जर फ्रॉम बिहार और अवध डिड नॉट थिंक एंड कुड नॉट हैव थॉट दैट इन हेल्पिंग,
देखिए जो इन हेल्पिंग द कंपनी डिफीट द मराठास और पंजाबीज ही वाज बीइंग एंटी इंडियन। जो इंडियन सोल्जर था वो एक तो नेशनलिज्म की इसमें फीलिंग नहीं थी कि एक जो बिहार अवध का सोल्जर वो कभी सोच ही नहीं सकता था, ये पॉसिबल ना ही वो सोचता था ना सोच सकता था कि अगर वो ब्रिटिशर्स का साथ देता है तो वो एक तरीके से हमारे ही देशवासी को हरा रहा है, चाहे वो मराठा हारे चाहे वो पंजाब से कोई हार रहा था। इंडियन सोल्जर्स हैड लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ लॉयल्टी टू सॉल्ट एंड कंपनी वाज इन एनी केस। ठीक है जी, अब देख हमारे यहाँ पर ना वो होता है ना कि नमक खाया जी हमने इसका, तो उसके लिए था इन एनी केस पेइंग देम वेल एंड रेगुलरली, समथिंग विच इंडियन रूलर्स वर नो लॉन्गर डूइंग। इंडियन और वो हमें रेगुलरली सैलरी भी दे रहे थे। देखिए वेल एंड रेगुलरली अच्छी खासी सैलरी देते थे और रेगुलर देते थे, ये बात इंपॉर्टेंट, इंडियन रूलर कर नहीं पाते थे, तो इसलिए हमारी आर्मी उनके कंट्रोल में चली गई। फिर उसके बाद बात आती है इंडियन आर्मी रीऑर्गेनाइज्ड आफ्टर 1858। अब इसके अंदर क्या हो रहा था, देखिए प्रोपोर्शन ऑफ यूरोपियंस टू इंडियंस देखिए कैसे हुआ, 1:2 इन बंगाल, ये था यूरोपियंस की रेशो उनकी। ठीक है जी, यूरोपियंस बढ़ाए गए एंड 2:5 इन मेड्रास एंड बॉम्बे आर्मीज, ये रेशो उनकी बढ़ाई गई। ये ना 1857 का रिवोल्ट हो गया, उनको लगा ये आर्मी तो हमें अपना कंट्रोल लाना पड़ेगा आर्मी के ऊपर, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट हो चुका, बिकॉज जस्ट द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैज हैपेंड। Now what to do? We have to have control over the army, and how to control the army? If we have more our own personnel in army, and how is that done? That is done by increasing the proportion of Europeans there. Now European troops were kept in key geographical areas and military position. अरे भाई देखिए जो critical areas है वहां यूरोपियन बिठा दिए ना, faithful ज्यादा होंगे उनको, obviously they were more faithful to Britishers. क्रूशियल आर्मी ब्रांचेस जैसे आरटी जिसे कहते हैं आर्टिलरी या लेटर टैंक्स एंड आर्मर्ड, कुछ भी था, तोप गोले आर्मी टैंक जितने ये थे आर्मर्ड थी जो इनकी ब्रांच, ये सब यूरोपियन हैंड्स में रहती क्योंकि ये खतरनाक ज्यादा है। ओल्ड पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूडिंग इंडियन फ्रॉम द अदर ऑफिसर कॉर्प्स वाज मेंटेन्ड। ऑफिसर नहीं रखते थे, लेकिन ऑफिसर अभी भी चाहे 57 का रिवोल्ट हो गया इंडियन न्यू ऑफिसर बनेगा। एंड टिल 1914 कोई भी इंडियन जो था, नो इंडियन कुड राइज हायर देन द रैंक ऑफ सूबेदार। एक फिक्शन बनाई गई कि इंडिया के अंदर मार्शल क्लास है एंड देन देयर इज नॉन मार्शल क्लास। इट्स अ फिक्शन, इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन, इमेजिनेशन। ऐसा क्या है भाई, आप भी इंसान मैं भी इंसान, इफ यू कैन फाइट व्हाई आई कैन नॉट फाइट एज अ सोल्जर। एवरी पर्सन इज इक्वली मेड, गॉड डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन टू पीपल। इफ यू नो थिंक, अगर रिलीजियस टर्म्स में बात करें तो इन्होंने बना दिया कि एक डिवाइड करने के लिए हमारी सोसाइटी में कि soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India who participated in the revolt, that they are the non-martial class, they do not know how to fight. And Punjabis, Gurkhas and Pathans who were supporting the Britishers, and they are the martial class. And people are living in these areas only. Punjabi, Gurkha और जो पठान बहुत सारे soldiers, even to this date many of them are living in this area, that we are the martial class. What martial class? It was a policy of dividing Indian society by the Britishers. You all men are born equal. If Punjabi, Gurkhas and Pathans can fight, so can Awadh, Bihari and Central Indian and South Indians. There is no difference. Then by 1875 half of the British Indian army was recruited from Punjab. क्यों? उनको पता था, उनको ये लगता था कि पंजाब के लोग हैं, they are loyal to us. Britishers को ऐसा यहाँ पे लग रहा था. This is one of the reason. And डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना सोसाइटी के अंदर यहाँ पे। मोर ओवर पंजाब के ऊपर कंट्रोल उन्हीं का था, तो और पंजाब में इन्होंने इतनी पॉवर्टी भी क्रिएट की थी उस टाइम पे कि दे हैड नो चॉइस बट टू जॉइन आर्मी। अब मोर ओवर दे वर ट्रेडिशन ऑफ वॉर इन पंजाब, थोड़ा सा वो भी रहा। खैर इंडियन आर्मी वाज फर्दर रीऑर्गेनाइज कैसे? कम्युनल ट्राइब्स एंड रीजनल रॉयल्टीज वर एनकरेज्ड। देखिए डिवीजन कर रहे हैं ना, ओ आप सिख सोल्जर हैं, आप हिंदू सोल्जर, आप मुस्लिम हैं, आप पठानी हैं, ऐसे ऐसे वो डिवाइड कर रहे थे। ये सिख रेजिमेंट बना दी, कोई ये ऐसी वाली रेजिमेंट, ये वैसी रेजिमेंट बना दी। रिलीजन के बेस पे चला, फिर ट्राइब्स के बेस पे, आप इस ट्राइब के महान फाइटर हैं जी, आप नागा हैं, आप भील हैं, आप गारो हैं, आप ये हैं, तो मतलब आप समझ रहे हैं, आप ट्राइब्स को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे। एंड रीजनल रॉयल्टीज, आप पंजाब से जी, आप तो फाइटर अच्छे हैं, यू आर अ ग्रेट फाइटर बिकॉज यू आर पंजाब, यू आर फ्रॉम यूपी, you fought against us in 1857 का revolt, no, you cannot be great fighter. This is how they thought. Then मेंटेनिंग इंडियन आर्मी 1904, अब 1904 तक क्या हो गया, बड़ा कॉस्टली अफेयर बन गया। 52% हमारी रेवेन्यू जो था वो आर्मी के खर्चे में चलने लग गया। क्यों इतना पैसा क्यों जा रहा है? क्यों? एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि उनको फॉरेन अटैक से बचाना है, चाहे रशियन, जर्मनी। देखिए उस टाइम पर मैं आपको बता रहा था कि
वो फॉरेनर कौन से थे? पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच। अब क्या नए फॉरेनर्स आ गए जो जिनको थ्रेट था, ब्रिटिश को जिनसे थ्रेट था। एंड हु आर दीज फॉरेनर्स? दे आर रशियंस, जर्मन्स, जापानीज। सो साइज ऑफ आर्मी वाज इंक्रीज टू फाइट देम। ऑब्वियसली वी हैव टू फाइट एट सो मेनी ओपन प्लेसेस, राइट? So many gates of war were open. इंडियन आर्मी वॉज द चीफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सपेंशन फॉर ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स को अपना अंपायर फैलाने के लिए इंडियन आर्मी की जरूरत पड़ती थी और फॉरेनर से बचाने के लिए। तो देखो आर्मी के और 2 कारण आ गए हमारे पास, कुल 6 कारण हो गए हैं कि आर्मी पर ये कंट्रोल कैसे कर रहे हैं। ठीक है जी। नाउ विल टॉक अबाउट पुलिस। सो कॉर्नवालिस इज अगेन द मेन पर्सन, हमें पता ही है, बात में पहले भी बता चुका हूं पुलिस को लेके। एंड इसने जमींदारों से जो पुलिस के फंक्शन थे वो इसने वापस ले लिए। रेगुलर पुलिस इस टाइम पर एस्टैब्लिश की गई पहली बार। पहले जमींदारी जो थे पुलिस का काम कर रहे थे। एंड इसने जो इंडियन सिस्टम ऑफ थाना जो पहले से चल रहा था उसको और मॉडर्नाइज कर दिया। देखा जाए एक किस्म से हमारी जो इंडियन सिस्टम ऑफ पुलिस था वो ब्रिटिशर से भी आगे चला गया, क्योंकि वहां पर अभी पुलिस इतनी डेवलप नहीं थी। ये तो रिसेंट है कि हमने कोई पुलिस रिफॉर्म्स नहीं लाए हैं। आई होप आपने पुलिस के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, मेंस की में बहुत काम आएगा आपको इसके अंदर। फिर उसके बाद आता है आर.के. राघवन के आर्टिकल बहुत अच्छे आते हैं पुलिस के ऊपर। पुलिस रिफॉर्म्स एक अच्छा टॉपिक आपके पास पढ़ने के लिए। इफ यू वांट मी टू डू प्लीज पुट इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके लिए पुलिस रिफॉर्म्स बहुत अच्छे से कवर कर दूंगा। मैंने बहुत कर रखा है एक्चुअली ऑलरेडी। इफ यू वांट अ वीडियो ऑन इट आई कैन पोस्ट दैट। Then later post of district superintendent of police was created to head the police organization. This is not डिप्टी, this is district. So SP की पोस्ट बना दी गई यहाँ पे। अब नो ऑब्वियसली हमेशा की तरह इंडियन स्टॉप पोस्ट में नहीं होंगे पुलिस में। गांव में क्या, विलेजेस में क्या हो रहा था? विलेज वॉचमैन जो गोरखा था वहां पे जो रात को रखवाली करता है वो ही कंटिन्यू टू परफॉर्म द पुलिस ड्यूटीज। ठीक है जी। ना पुलिस सक्सीडेड इन ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द क्राइम्स लाइक डिकॉइटी। अब धीरे धीरे इनके क्राइम्स भी कम हो गए और अच्छा था पुलिस का रोल रहा। और पुलिस वॉज यूज, लेकिन करते पुलिस कॉन्स्पिरेसीज भी रोकती थी, सप्रेस नेशनल मूवमेंट को सप्रेस भी बाद में जाके पुलिस ने किया। और इंडियंस के अगेंस्ट पुलिस बड़ी क्रूअल थी, बहुत पिटाई करती थी पुलिस की। इनफैक्ट इतनी क्रूएलिटी थी कि यह बात हमारे लिटरेचर में भी दिखाई देती है। एक कंतपुर नाम का नॉवल है, इट्स अ वेरी वेरी फेमस नॉवल बाय एन इंडियन। इनफैक्ट ही इज नोन एज, आप कह सकते हैं इंडिया का लिटरेचर इसी ऑथर से शुरू हुआ था। उनका नाम है राजा राव। ठीक है जी। राजा राव ने नॉवल लिखा था कंतपुर। इन दिस नॉवल एक करेक्टर है बड़े खान। बड़े खान इज द पुलिस वाला एंड ही एक्सप्लेन कैसे पुलिस वाले तंग कर रहे थे। अब जो ये नॉवल है, ऑल्दो इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन बट इट इज वेरी क्लोज टू रियलिटी एंड इट हैज बीन हाईली इंस्पायर्ड बाय रियलिटी। जस्ट टू अंडरस्टैंड पुलिस कैसे परेशान करती थी, यू कैन गो थ्रू दिस नॉवल इन योर एक्स्ट्रा टाइम। इसका हमारे पेपर से ऐसा कोई खास रिलेशन नहीं है। खैर, फिर क्या हुआ? अब नेक्स्ट बात जो आती है वो आ जाती है जुडिशरी की। जुडिशरी में इस टाइम पर क्या हो रहा था देखते हैं। अच्छा, जुडिशरी के बारे में ज्यादा बात कर चुका हूं मैं, ज्यादा टाइम इस पे ऊपर नहीं देने वाला। हायरार्की थी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर। वॉरेन हेस्टिंग ने शुरू किया, स्टार्टेड बाय वॉरेन हेस्टिंग, स्टेबलाइज्ड बाय कॉर्नवालिस, हमें पता है 1793 में। और क्रिमिनल कोर्ट जो थी मुस्लिम लॉ, जो क्रिमिनल कोर्ट थी वो मुस्लिम लॉ था, जो वो लेस हार्श फॉर्म में अप्लाई करती थी कि किसी की टांग काट दी, हाथ काट दिया, जीभ काट दी, ऐसे वाले जो सजाएं थी दे वर प्रोहिबिटेड। ठीक है जी, विच वाज अ गुड थिंग। एंड सिविल कोर्ट्स अप्लाइड द कस्टमरी लॉ। कस्टमरी लॉ मतलब क्या होता है? जो हमारे कस्टम्स हैं, हमारे रीति रिवाजों पर के बेसिस के ऊपर जो लॉ बने हैं वो अप्लाई होते जा रहे थे, उसे कहते हैं कस्टमरी लॉ। कुछ जुडिशियल, अब देखिए मैं लास्ट टाइम मैंने आपको लोएस्ट कोर्ट से हाईएस्ट कोर्ट बताई थी, इस बारे में क्विकली आपको हाईएस्ट कोर्ट से लोएस्ट कोर्ट बताऊंगा। हाईएस्ट कोर्ट थी किंग्स एंड काउंसिल, जिसके अंदर सिर्फ यूरोपियन होते थे और सिर्फ 5,000 रुपए से बड़ा केस जहां जाता था। उसके नीचे सदर दीवानी होती थी जो कैलकाटा में थी, और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील थी, और जजेस हेयर सपोर्टेड बाय हेड काजी, मुफ्ती, पंडित सब सदर दीवानी में इसकी मदद करते थे। दीवानी मतलब सिविल कोर्ट। 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स होती थी जिनको प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील भी कहते थे, आपको पता ही है, डीसीएमपी, ढाका, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, पटना। और बाद में आपको ये भी पता है बेंटिक इसको 1831 में जाके एबॉलिश कर देगा। बेंटिक का ईयर याद है कि नहीं है? इट इज बेंटिंक। ठीक है जी, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, दिस इज बेंटिंक, NCK होता है। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जो उस टाइम पे यहाँ दीवानी अदालत ये लोअर लेवल पर कोर्ट होती थी, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसका हेड होता था। और फिर कॉर्नवालिस कोर्ट जब आता है इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज बैठने लग जाता था। बेसिकली क्या होता था कि सिविल जज एंड कलेक्टर की पोस्ट को यहाँ पर अलग अलग कर दिया गया, जो कि पहले सेम इंसान होता था। और फिर क्या होगा, कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार आएगी जिसके अंदर आमतौर पे इंग्लिश ही होते थे। और लोएस्ट कोर्ट जो होती थी वो होती थी मुंसिफ की कोर्ट, जहां मीन कोर्ट होती थी।
लो और नॉर्मली इसके अंदर इंग्लिश होते थे। इंडिया सिर्फ इसी लेवल पर कोर्ट जुडिशरी के अंदर होते थे और सिर्फ 50 रुपए से कम तक के केस जहां पर डिसाइड होते थे। मुंसिफ कोर्ट आजकल भी कई स्टेट्स में है, मेरे ख्याल से यूपी के अंदर मुंसिफ कोर्ट अभी भी होती है। नॉट एवरी स्टेट हैज गॉट मुंसिफ कोर्ट इन इंडिया। फौजदारी देखिए, क्रिमिनल सिस्टम के अंदर जो पेटी केसेस होते थे इंडियन जजेस अदरवाइज ब्रिटिश होते थे। सबसे ऊपर कोर्ट होती थी सदर निजामत और लोकेशन इसकी मुर्शिदाबाद में होती थी। हफ्ते में एक बार ये बैठती थी, सुपरवाइज्ड बाय द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। सर्किट कोर्ट्स होती थी ऐसी सेम डीसीएमपी यहां पर भी, ढाका, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, पटना। और सर्किट कोर्ट थी ब्रिटिश, इसका ही सिर्फ हेड होता था। सर्किट कोर्ट ये नहीं कि हर रोज हर वक्त बैठी रहती थी, एक ही कोर्ट होती थी, जगह जगह घूमती थी। ये अबॉलिश कर देता है बेंटिक, मैं पहले बता चुका हूं। डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट्स, मैं तेजी इसलिए फटाफट ये पढ़ रहा हूं क्योंकि हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं कॉर्नवालिस कोर्ट के टाइम पे अच्छे से। ये एक सिर्फ रिमाइंडर है। और जज जो होता था सेशन जज होता था यहाँ पे, जो हमेशा ब्रिटिश होता था। नीचे एक दरोगा अदालत नाम की लोअर कोर्ट होती थी जो कि दरोगा लेवल का, जिसमें जो होता था कोर्ट होता था, जनरली इंडियन ही होता था। ठीक है जी, ये लोएस्ट लेवल ऑफ क्रिमिनल कोर्ट था। सो दैट्स इट। एंड तालुका तहसील लेवल पर ये ऑब्वियसली होती थी। अब जो मैंने आपको ऊपर ये कोर्ट दिखाई, देखिए इसके अंदर वो ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ गई। मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट आई ली जो एमपी चीफ जस्टिस बना था, है ना, वो कहाँ गई। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट बनी 1774 में टू ट्राई ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट जब बनी थी, क्यों बनी थी, ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के लिए बनी थी। बट इन कैलकाटा एंड इट्स सबऑर्डिनेट फैक्ट्रीज सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन ओवर ऑल पर्संस। कैलकाटा में और कैलकाटा के नीचे जो सबऑर्डिनेट होते थे वहां पे सुप्रीम कोर्ट इंडियंस को भी ट्राई करती थी, यूरोपियंस को भी ट्राई करती थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बनी थी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन बाद में इंडियंस को भी ट्राई कर रही है। अगर कैलकाटा के बाहर का कोई केस होता था तो इफ बोथ द पार्टीज एग्री टू इट तब हो सकता था। ठीक है जी। हालांकि नॉर्मल अपील जो होती थी वो किंग एंड काउंसिल को जा रही है, सिविल के अंदर हम देख रहे थे, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास भी डुअल ज्यूरिसडिक्शन ही क्रिएट हो जाती थी। फर्दर सुप्रीम कोर्ट थी जो इंग्लिश लॉ जो एडमिनिस्टर होता था, वेल सदर दीवानी एंड सदर निजाम एंड अदर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल डिसाइडेड केसेस अकॉर्डिंग टू हिंदू एंड मुस्लिम लॉ। ये बहुत बड़ा फर्क था। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में तो इंग्लिश लॉ होता था, यहां पर हमारे लोकल लॉज आ रहे हैं, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ऐसी चीजें हो रही थी। फिर जो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट जो थी, इट ऑफन क्लैश्ड एंड दिस डुअलिज्म कंटिन्यूड थ्रू आउट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए ये डुअलिज्म चलता रहा, पता ही नहीं लगा, इतने धोखे में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट चलती रही। हैरानगी की बात तो ये है यहाँ पे। फिर जुडिशरी ने एबॉलिशन ऑफ ओल्ड कोर्ट्स एंड न्यू सिस्टम क्या किया। ठीक है, पुरानी कोर्ट 1831 के अंदर हमने पता है डीसीएमपी जो सर्किट कोर्ट थी और प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील जो थी सारी वो विलियम बेंटिक ने एबॉलिश कर दी। और जो वर्क होता था पहले अब काम इतना सारा इनका कौन करेगा, तो पहले कमीशन को दिया गया और बाद में फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जजेस और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ये काम दे दिया गया। बेंटिक ऑल्सो रेज द स्टेटस एंड पावर्स ऑफ इंडियंस इन जुडिशियल सर्विसेज एंड अपॉइंटेड देम एज डिप्टी मैजिस्ट्रेट, सबऑर्डिनेट जजेस एंड प्रिंसिपल सदर अमीन्स। बेंटिक की वजह से ही बाद में इंडियंस जो थे थोड़ा सा हायर जुडिशरी के अंदर आने शुरू हो गए। कैसे कैसे, डिप्टी मजिस्ट्रेट, सबऑर्डिनेट जजेस एंड प्रिंसिपल सदर अमीन्स, इस लेवल पर आने लगे। लेकिन हाईएस्ट लेवल पर अभी भी इंडियन जजेस नहीं आए हैं। फिर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आ जाएगा 1861 के अंदर। इसके अंदर क्या होगा कि ईच हाई कोर्ट जज टू हैव, देखिए हैव वन चीफ जस्टिस एंड नॉट मोर देन 15 जजेस इसके अंदर। और जो चीफ जस्टिस होता था प्लस जो 1/3 जजेस होते थे वो उनका बैरिस्टर होना जरूरी होता था। बैरिस्टर एक पेपर होता था, गांधी वाज आल्सो अ बैरिस्टर, जिसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। कम से कम 1/3 रेगुलर जजेस होने चाहिए थे सिविल सर्विसेज से। ऑल जजेस इन ऑफिस वर देयर ऑन द प्लेजर ऑफ द क्राउन। ठीक है जी। हाई कोर्ट हैड ओरिजिनल एंड एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। क्राउन की मर्जी होती है, जैसे हम कहते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ऐसी प्लेजर ऑफ क्राउन की उसकी मर्जी के मुताबिक वो रहते होते थे। हाई कोर्ट हैड ओरिजिनल एंड एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल मतलब कि सीधा हाई कोर्ट में केस फाइल हो सकता है, एंड एपेलेट मींस फ्रॉम द अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट। नाउ Charter of High Court of Calcutta was issued in May 62, so that means first it came and then came the Madras and Bombay in June 1862. High Court at Calcutta was known as the High Court of Judicature at Fort William and Barnes Peacock was the first Chief Justice. ये क्वेश्चन प्रीलिम के अंदर पूछा जा सकता है, who was the first one. Now in 1863, Justice Shambhunath Pandit was the first Indian to assume the office as a judge of in Calcutta High Court. Justice Shambhunath Pandit, landmark name in Indian history. Now very important, this is important, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है. Now it gave power to set up other high court like High Court of Presidency towns with similar powers. High Court कहाँ बनी? 1860 High Court of Judicature of North West Province at आगरा बनी थी जाके, and Sir Walter Morgan, ठीक है जी,
मॉर्गन जो था इसका चीफ जस्टिस बन गया था। दिस इज नॉट चीफ सी, दिस इज चीफ जस्टिस। दिस वॉज लेटर शिफ्टेड टू इलाहाबाद 1869 और फिर अकॉर्डिंगली इसका नाम भी बाद में कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद बन जाएगा। देश की जुडिशियल यूनिफिकेशन हो गई। कैसे? ट्रेडिशनली सिस्टम ऑफ जस्टिस इन इंडिया वाज बेस्ड ऑन कस्टमरी लॉज विच रोज फ्रॉम लॉन्ग ट्रेडिशन। कस्टम है ना, रीति रिवाजों के ऊपर बेस्ड लॉ था, प्रैक्टिस था, शास्त्र और शरीयत के मुताबिक जो कानून था उसको फॉलो किया जाता था एज वेल एज द इंपीरियल अथॉरिटी। लेकिन अब क्या हो गया? ब्रिटिश एनैक्टेड एंड कोडिफाइड द लॉज। ब्रिटिश ने लॉज को कोडिफाई कर दिया, एक्ट बना दिया। कैसे? इंडियन पीनल कोड, पार्टनरशिप एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो धीरे धीरे ऐसे एक्ट्स बन गए। समझ रहे हैं आप? चार्टर एक्ट 1833 कॉन्फर्ड ऑल लॉ मेकिंग पावर ऑन द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। जितनी इसकी पावर थी गवर्नर जनरल एंड काउंसिल की, ये चार्टर एक्ट 33 से सारी गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के पास ये चली गई। ठीक है जी। और लॉ भी बनेगा। 1833 के अंदर लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड हेडेड बाय लॉर्ड मैकॉले टू कोडिफाई द इंडियन लॉ, और 1860s में जाके लॉ बनने शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आईपीसी 1860 में जाके बन जाएगी। फिर क्या होता है? दस इंडिया वाज जुडिशली यूनिफाइड। कैसे? क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस द जुडिशियल यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। तो आपको पूरा ट्रेस करना पड़ेगा कैसे 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 ट्रेस हो रहा है कि कैसे सबके लिए पहले ब्रिटिश प्रोविंस के अंदर यूनिफिकेशन हुई पूरे इंडिया के लिए, फिर लॉज आने शुरू हो गए। एक है कोर्ट के लेवल पे यूनिफिकेशन हो रही है, एक है लॉज के लेवल पे यूनिफिकेशन हो रही है। आपको ऐसे ऐसे सब बातें करनी पड़ेंगी। फिर जुडिशरी जो थी इंडिया के अंदर वो रूल ऑफ लॉ फॉलो करने लगी। रूल ऑफ लॉ, कानून का राज। ठीक है जी, इसका हिंदी ट्रांसलेशन बिल्कुल यही बनेगी। तो कानून का राज रहते, आप ये नहीं कि मेरे आपके मन की किसी की चल पड़े, हमारे मन में ऐसे वैसे करेंगे, ऐसे नहीं हो रहा। ठीक है, ओबीडियंस टू लॉज, हाँ लॉज के मुताबिक होगा। किस लॉज के अंदर बता रखा है किसके कैसे राइट्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, ऑब्लिक सब लॉ में लिख रखा है। ये नहीं कि किसी की अपनी मर्जी के मुताबिक सब कुछ होने लग गया, किसी की पर्सनल डिस्क्रिशन नहीं चल रही थी। लेकिन भैया जो ये तो प्रैक्टिकल थोड़ी ना ये हो रहा था। लॉ तो बेकार थे जो उन्होंने बनाए थे, उन लॉज का क्या करें ना। प्रैक्टिकली जो ब्यूरोक्रेसी या पुलिस थी वो आर्बिट्री पावर को यूज करते थे, लोगों के राइट्स और प्रिविलेजेस के अंदर इंटरफेरेंस करते थे। देखिए प्रीवियस रूलर जो थे, जब मुगल्स थे या मराठास थे, उनके टाइम पर क्या हो रहा था, जो पावर टू एडमिनिस्टर एज दे वांटेड, ठीक है जी, एंड नॉट जस्ट अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ, अपनी मर्जी से रूल करते थे। ठीक है जी, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, ब्रिटिश इंटरप्रिटेशन वाज डन बाय कोर्ट्स एंड लॉ जो डिफेक्टिव थे, और ये प्रॉब्लम थी। ठीक है जी, उनके टाइम पर फर्क ये था, वो अपनी मर्जी से करते थे, यहां ये हो रहा है। लेकिन और दूसरा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, ये आपको आई होप लास्ट पॉइंट समझ आ गया यहां पे कि वो अपनी मर्जी से रूल करते थे जैसा वो चाहते थे। ब्रिटिशर्स के मुताबिक क्या हो गया, लॉ की इंटरप्रिटेशन होने लग गई, लेकिन लॉ ही डिफेक्टिव था। और इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के आगे सब इक्वल है, कानून अंधा है, कानून लॉ इज ब्लाइंड, इट डजंट सी whether you are a king or a normal common citizen, whether you are prime minister or pn, equality before law का मतलब ही यही है। ठीक है जी, आपका रिलीजन, कास्ट, क्रीड क्या है, लॉ डजंट केयर। एक्सेप्शन क्या है, यूरोपियंस एंड देयर डिसेंडेंट दे हैड स्पेशल कोड्स फॉर देमसेल्फ एंड इवन द सेपरेट लॉज। इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स सेड वी हैव इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉर ऑल इंडियंस बट नॉट बिटवीन इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों और इंडियंस के बीच में सिर्फ इक्वालिटी नहीं थी। क्रिमिनल केसेस के अंदर देखें, दे कुड बी ट्राइड ओनली बाय यूरोपियन जजेस जो इंग्लिश थे। लेकिन एक और लीगल इनइक्वालिटी थी यहां पे ब्रिटिशर्स ने क्रिएट की इंडिया के अंदर। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहां रह गई, रिच पुअर का गैप था, जस्टिस महंगा, कोर्ट फी ज्यादा, लॉयर की फी ज्यादा, लॉ हाई, कोर्ट फी हाई, लॉयर फी, एक्सपेंसिव जस्टिस। Courts were situated in far off courts, then that means only people who were near to the court had justice. There was no equality again. Lawsuits were dragged for years. There was no equality. Complicated laws beyond grasp of illiterate and ignorant peasants. किसान को क्या पता भैया ये कानून की किताब में क्या लिखा है, अरे ये तो हम लोगों को नहीं समझ आ पाता जो इतने इतने तैयारी करते हैं IAS की और बहुत सारे PCS की पेपर्स की। ये किसान उस वक्त का किसान कैसे समझ आता है लॉ को। Rich could twist the laws and courts to get favors. Corruption in police, administrative machinery. In pre-British times, justice was informal, speedy and inexpensive. British के आने से पहले justice informal तो था, लेकिन सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, लंबा, easily जल्दी होता था। ऐसा कुछ होता था, लंबा नहीं था, शॉर्टकट था, easily होता था एकदम से, है ना। जहां अपना ऐलान करते हैं कि इन्हें छोड़ दिया जाए, कुछ ऐसा है ना, वो अब नहीं हो रहा। सो दैट्स इट। अगला लेक्चर क्या होगा मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। नेक्स्ट लेक्चर विल बी मोर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। बेसिकली 1857 के बाद क्या चेंजेस उनके बारे में हम बात करेंगे। एंड बिफोर आई एंड द लेक्चर आई लाइक टू टेल यू वन थिंग, इफ यू वांट टू राइट the answer to any of the question you can write answer on the question
discuss the pillars of administration. I'll just write it for you if you want it. Discuss pillars of British administration in India. Right? Now you can write this answer, and so that's it. And if you like our videos, please subscribe to our channel ताकि आपके पास अपडेट्स आते रहें और आपके आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे. You may please subscribe so that you may come to know automatically of the upcoming lectures, and please like our videos and share them as you want them, right, on Facebook, Twitter or Google Plus, wherever you want it. And just a request to all of you, please, आप वीडियो शेयर तो मेरी कम से कम कीजिए. आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू हु सी दिस वीडियो, इफ you know if this video has definitely benefited you at least 1% of knowledge, if you get earned 1% extra knowledge from what you already knew, आपको अगर 1% भी knowledge आपकी बढ़ी है, please इस वीडियो को जाइए and share it on your Facebook or Twitter, wherever you want to do this. And if you have question, comment or observation, and if you want to discuss this lecture, you can do it in the comment section. I will respond to all of you. So that's it, and thank you for watching.